नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 9 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी एसएससी, सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीपीओ एसआई, बैंकिंग और बिहार एसआई, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट सर्विसेज, इन सब में आपको यह हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में आज खबर है, इंडिया मैपाथन विल मेक सेल्फ रिलायंट इन रिसोर्स मैपिंग। भारत को रिसोर्स मैपिंग में आत्मनिर्भर बनाएगा इंडिया मैपाथन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया मैपाथन भारत को रिसोर्स मैपिंग में आत्मनिर्भर बनाने में मददगार सिद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम भारतीय उपग्रहों से प्राप्त चित्रों और देश में संसाधन मानचित्र विकसित करने के लिए भारतीय उपग्रह इमेजरी के उपयोग के प्रयोग को बढ़ावा देगा। डॉक्टर सहस्रबुद्धे अखिल भारतीय आईआईटीबी, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ऑनलाइन मैपाथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यह कौन कौन इसमें सहयोगी थे इस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो इसरो के मुफ्त कंटेंट का प्रयोग कर रिसोर्स मैपिंग को सुधारने के लिए पब्लिक को आमंत्रित किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से कवरेज का दायरा बढ़ने और महत्वपूर्ण संसाधनों की परत विकसित होने की संभावना है, जो आपदा जोखिम के मूल्यांकन, ऊर्जा के प्रबंधन, फसल की उपज के आकलन, संकट के नियंत्रण और अन्य कार्यों में मदद कर सकती है। तो सोचिए, यह इन सब चीजों को, जैसे फसल उपज की जो आकलन किया जा सके, यानी कितनी फसल होगी, कितनी यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है, जलवायविक समस्याएं, या जैसे कह सकते हैं आपदा जोखिम, बाढ़ की समस्या या यहाँ सूखा जैसी, तो ऐसी ही फसलों का वहाँ उत्पादन किया जाए, ऊर्जा का प्रबंधन। तो ये सब मैपाथन कह सकते हैं कि इंडिया मैपाथन के जरिए यह सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट हमने दिया है कि इसमें कौन कौन से हैं, इनके द्वारा यह शुरू किया गया था। इसमें ऑनलाइन मैपाथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसका उद्घाटन एआईसीटी के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे, आईआईटीबी के निदेशक प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी और एफओएसएसई के प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर कन्नन किया है, मौदगल्या ने। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। स्वीडन इंडिया नोबेल मेमोरियल वीक ऑनर वोमेन्स वर्क इन साइंस। दोस्तों, स्वीडन और भारत के बीच नोबेल मेमोरियल वीक चल रहा है। इसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया है, वैज्ञानिक क्षेत्र की महिलाओं को, जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो भारत में स्वीडन के दूतावास ने स्वीडन इंडिया नोबेल मेमोरियल वीक के तहत दोनों देशों की महिला वैज्ञानिकों एवं उद्यमियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इसमें आयोजकों ने बताया है कि 5000 लोगों ने सी स्टेम वीमेन लीडिंग द वे कार्यक्रम में भाग लिया है और इस कार्यक्रम का आयोजन अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा कि ये जो स्वीडन इंडिया नोबेल मेमोरियल वीक है, इसमें स्वीडन के साथ, यानी इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से कौन सा, तो कह सकते हैं अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से यह कार्यक्रम चालू किया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन, जैसा कि आपको पता है कि यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य है कि देश में शोध यानी रिसर्च, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो वैश्विक निरंतरता प्रयासों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करती हैं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यह काम करती हैं। खासकर जैसे इसमें एक शब्द आया स्टेम, तो स्टेम का मतलब क्या हुआ है?
एस फॉर यानी कह सकते हैं साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स। यानी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्टेम का फुल फॉर्म, ये भी ध्यान रखना। समेत विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की मौजूदगी को यह बढ़ाती है, स्वीडन की राजदूत एन बर्न ने कहा। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम टॉपिक्स सच एज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन स्टेम, ध्यान रखेंगे। तो मेन जो फोकस है वो स्टेम पर है, किस पे, यानी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तथा गणित के संबंध में। तो इस तरह से इस कार्यक्रम के दौरान स्टेम में महिलाओं के नृत्य की महत्ता, साथ साथ कह सकते हैं कि इसमें लैंगिक असमानता या जागरूकता, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब की चर्चा भारत और स्वीडन के इस वीकली कार्यक्रम में की गई। तो दोस्तों थोड़ा सा स्वीडन के बारे में जान लीजिए अबाउट स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, यहाँ के राजा हैं कार्ल 16 गुस्ताफ और प्राइम मिनिस्टर है स्टीफन लूफेन, 2014 से ही हैं। और दोस्तों यहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। स्टॉकहोम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैपिटल है। इसे स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। इधर देख रहे हैं ना, नॉर्वे है, इसकी कैपिटल ओस्लो है, फिर ये स्टॉकहोम है, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर फिनलैंड भी देश है, इसकी राजधानी हेलेंस्की है। गल्फ ऑफ बोथनिया है और ये बाल्टिक सी है। तो यह एकदम इस सागर के कह सकते हैं कि पश्चिम में ही यह स्थित देश है स्वीडन। यहाँ पर केरुना, गेलावीरे, यह सब महत्वपूर्ण खाने हैं। यहाँ लौह अयस्क के लिए भी यह जाना जाता है दोस्तों। तो यहीं पर नीचे आप देख रहे हैं डेनमार्क भी है, इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। तो कभी कभी इन राजधानियों को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लगाने को आ जाता है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, या इस तरह से पूछ लेगा कि कौन सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है जो कि बसी है नॉर्थ में, इस तरह से पूछ। आप देख रहे हैं ना, ये आर्कटिक सर्किल, यहाँ पर देख सकते हैं आर्कटिक सर्किल फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तीनों को स्पर्श कर रहा है, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्री को टच कर रहा है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट मादुरो कोएलिशन विंस इन वेनेजुएला। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह चित्र दिख रहा है निकोलस मादुरो का। ये वहां के बहुत ही चर्चित नेता हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का गठबंधन जीत गया है चुनाव में। अमेरिका, यूरोप ने इस नतीजे को हालांकि ठुकरा दिया है, वह मानने को तैयार नहीं है। तो वेनेजुएला के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट गठबंधन को भारी जीत मिली है, और इस गठबंधन में 67% वोट अधिक मिले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें मतदान यानी वोटिंग बहुत कम हुई, सिर्फ 31% मतदाताओं ने इसमें अपने वोटिंग का प्रयोग किया है दोस्तों। तो इस बड़ी जीत के साथ वेनेजुएला में पिछले 5 साल से जारी राजनीतिक अस्थिरता के खत्म हो जाने की उम्मीद है दोस्तों। यहाँ पर इतना ज़्यादा समस्या है कि आर्थिक समस्या से, आर्थिक संकट से यह देश गुजर रहा है। तो यह स्थिति हो गई है, और इसके पीछे कहीं न कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पर जो इसका विपक्षी पार्टी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला के चुनाव नतीजों पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही है। और पिछले नेशनल असेंबली में अमेरिका समर्थित, देख रहे हैं ना, अमेरिका समर्थित जुआन गुआइदो की पार्टी को बहुमत था। इस बार गुआइदो ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। उन्होंने दावा किया है कि अब भी वे बहुमत वाली पार्टी के नेता हैं। अमेरिका और उसके साथी देश गुआइदो का ही समर्थन कर रहे हैं, और यही कारण है कि वेनेजुएला में आर्थिक संकट और अस्थिरता पूरी तरह से विखंडित हो चुकी है। वेनेजुएला बहुत ही सुंदर देश है, कैरेबियन सी या अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित यह देश है। और लेकिन इस बार वेनेजुएला के चुनाव में निगरानी में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बुलाए गए हैं। यूरोपीय यूनियन को भी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया, उसने आमंत्रण ठुकरा दिया ड्यू टू कोरोना। मगर 34 देशों के करीब 300 प्रतिनिधि इसमें बतौर पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, और कुल मिलाकर 1500 पर्यवेक्षकों ने चुनाव की निगरानी की है। तो इसलिए इस बार चुनाव की आलोचना को ज़्यादा वजन नहीं मिल रहा है, यानी कि अमेरिका और यूरोपियन देश भले इसमें नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव को सफल माना जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में देख लेते हैं। वेनेजुएला में बहुत सारा पेट्रोलियम और गैस का रिजर्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मराकाइबो लेक है विश्व की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग लेक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम
उत्पादक यह झील है मराकाइबो लेक। ये देख रहे हैं ना, कैरेबियन सागर हमने बताया था। इधर छोटे छोटे देश हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये कैरेबियन कंट्रीज हैं। इधर आप देख सकते हैं यह कोलंबिया को टच कर रहा है, ब्राज़ील को कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं गुयाना को टच कर रहा है और इसकी कैपिटल है कराकश है। याद रखना, यहाँ के घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय लानोस कहा जाता है। यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ये दिख रहे हैं, राजधानी है। और सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल, 979 मीटर ऊंचा है, जो कि ऑर्निको नदी की सहायक नदी यानी मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑर्निको रिवर इज क्या है, काइरो या कोरोनी कहा जाता है। उसी पर यह स्थित है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, यहाँ के लानोस घास का मैदान हमने बताया ही साथ साथ, यानी सबसे ज़्यादा विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व सुंदरियों की संख्या सबसे ज़्यादा वेनेजुएला से। और पेट्रोलियम का, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था ही पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था है, जो कि इस समय तहस नहस हो चुकी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह राजधानी है, इसकी मुद्रा करेंसी क्या है, वेनेजुएला बोलीवर है। और इसकी यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है 90-year-old वुमेन बिकम फर्स्ट टू रिसीव फाइजर वैक्सीन इन द यूके। दोस्तों, जैसा कि उत्तरी आयरलैंड की यहाँ पर आप यह चित्र देख सकते हैं, 90 ईयर महिला यूके के सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में फाइजर बायोनटेक कोविड वैक्सीन लगाने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई हैं। यह ध्यान रखिएगा, चूंकि कोरोना वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने के बाद फाइजर वैक्सीन का उपयोग शुरू करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश, पहले भी बता चुका हूं। वहीं ब्रिटेन में केयर होम्स में रहने वाले लोगों और कर्मचारियों को वैक्सीन, यानी किसको वैक्सीन लगेगी, तो सबसे पहले केयर होम्स में रहने वाले लोगों, फिर उसके बाद देखिए क्रम से कितना अच्छा दिया गया। इसके बाद 80 साल से ऊपर के जो ओल्ड एज पीपल, स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। फिर 75 ईयर के ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 70 ईयर एंड 65, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। और इसके बाद 18 से 65 जो कि ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, फिर उन्हें वैक्सीन के दायरे में रखा जाए। फिर सबसे लास्ट में 18 टू 65 ईयर के वे लोग हैं जिन पर रिस्क थोड़ा कम है। तो ये ध्यान रखेंगे, पहली महिला बन गई हैं, पहला देश ब्रिटेन हो गया है जिसको मान्यता मिली। अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। दोस्तों, यह पहला व्यक्तित्व देख रहे हैं, यह अश्वेत, यानी अमेरिका के, अगर अभी इनका नाम गया है, अगर वह कंफर्म हो जाता है तो पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बनेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पद माना जाता है, अमेरिका के महत्वपूर्ण पदों में से एक है, तो रक्षा मंत्रालय इनको मिलेगा। दोस्तों, तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने अमेरिकी सेना के रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में चुना है। यदि उनकी नियुक्ति बता रहा हूं कि हो जाती है, तो ये पहले अश्वेत होंगे जिन्हें पेंटागन यानी रक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया जाएगा। यह ईरान में सैन्य कमांडर भी रह चुके हैं। दोस्तों, ऑस्टिन देश में ऐसे पहले 4 सितारा यानी 4 स्टार जनरल होंगे जो युद्ध की चुनौतियों से जूझने के बाद डिफेंस मिनिस्टर का पद संभालेंगे। और दोस्तों, ये 67 ईयर ओल्ड हैं, 2016 में ही यह रिटायर हुए हैं। उन्हें सेना की एक डिवीजन का जंग के मैदान में उन्होंने नेतृत्व भी किया था। ये इनका नेक्स्ट है, जस्टिस बिंदल अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दोनों चित्र दिया गया है, ये यहाँ पर भी इनका भी चित्र जा रहा है। तो यह इनका, चूंकि गीता मित्तल जी रिटायर हो गई हैं, तो उनके बाद जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों को 9 दिसंबर से निर्वहन करने को कहा गया है। किसको? राजेश बिंदल साहब को कहा गया है। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी स्टेट है, यानी इन दोनों की साझा संयुक्त जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर में ही है, तो उसी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यह 2000 जो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल हैं, 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय तबादला होने पर उन्हें नवंबर 2018 में पद की शपथ ली थी। अब दोस्तों, ये तो रहा मतलब करंट अफेयर, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि हाई कोर्ट का क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम याद रखिएगा
1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। फिर 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। दोस्तों इस समय 24 उच्च न्यायालय हैं इंडिया में। ध्यान रखेंगे 2013 में 3 पूर्वी राज्यों में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में। तो इस तरह से 24 संख्या हो गई। भारतीय संविधान के पार्ट 6 में ये भी कभी कभी पूछ लेता है ना कि किस भाग में हाई कोर्ट आएगा, और आर्टिकल 2114 से लेकर के 232 तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट कितना है 124 टू 147 तक, उसी तरह से हाई कोर्ट देखिए इसी को पलट दीजिए 214 हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उच्च न्यायालय का गठन यानी आर्टिकल 216 में, अनुच्छेद 216 के तहत, आर्टिकल 216 के तहत उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 223, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी खबर से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से तथा आर्टिकल 224 यानी 224 के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने आगे दिया हुआ है, सारे आर्टिकल दिया है कि हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 223 यानी 223 के तहत, और 224 के तहत अन्य न्यायाधीशों, कार्यवाहक न्यायाधीशों या अतिरिक्त न्याय एडिशनल कोई एक्टिंग जजेस की अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 214 में क्या है? हाई कोर्ट यानी 24 राज्यों में है। फिर आर्टिकल 216 में इसका गठन है। आर्टिकल 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं दशाएं। तो इसके लिए क्या दशाएं होनी चाहिए ये भी जानना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में जुडिशियल पोस्ट पे रहा हो, 10 वर्ष तक वह एज ए लॉयर यानी प्रैक्टिशनर रहा हो, वकालत किया हो, और राष्ट्रपति की दिश में वह प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो। तो इस तरह से न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निश्चित नहीं है, अथवा 62 वर्ष की आयु पूरा न किया हो। तो हाई कोर्ट लिए 62 है, सुप्रीम कोर्ट लिए 65 है। इसी तरह से अब यह शपथ में, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? याद रखना, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल, गवर्नर दिलाता है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र, रिजिग्नेशन देते हैं, और दोस्तों राष्ट्रपति इन लोगों का स्थानांतरण भी कर सकता है। तो इस तरह से आर्टिकल 216 बता दिया। आर्टिकल 218 में बताया कुछ प्रावधान है। फिर आर्टिकल 219 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ है। सारे आर्टिकल हमने नहीं दिए, इसमें क्या है? टेक ओथ, लेकिन ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर आर्टिकल 220 में स्थानीय न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। फिर आर्टिकल 221 में वेतन है, सैलरी है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,50,000 है, 2,50,000 इनकी सैलरी है, याद हो जाएगा। इसी तरह से आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कार्पस मैंडामस, हाँ, तो जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। तो यह सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल की हमने चर्चा की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। मालविका हेगड़े बिकम्स द न्यू सीईओ ऑफ कॉफी डे। दोस्तों कैफे कॉफी डे का नाम सुना होगा। उसके जो मालिक थे सिद्धार्थ, वीजी सिद्धार्थ, पिछले वर्ष वह समुद्र में मृत पाए गए थे। तो उसके बाद से यह ध्यान रखेंगे काफ़ी उनके उस कंपनी के ऊपर कर्ज भी था। ऐसे में अब कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड की जो उनकी यही सिद्धार्थ की पत्नी है मालविका हेगड़े, इन्हीं का यह पिक्चर है, को कंपनी के सीईओ के पद पर इनको रखा गया है। तो CDEL भारत में कैफे कॉफी डे रेस्तरा की एक सीरीज चलाता है दोस्तों। कंपनी के बोर्ड ने CH वसुंधरा देवी, गिरी देवनूर और मोहन राघवेंद्र कोंडी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, और यह नियुक्ति 5 साल के लिए है। 31 दिसंबर 2020 से यह प्रभावी होगी। अब बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। TCS रिकॉग्नाइज एज सुपर ब्रांड इन द UK, यानी यूके में लगातार 6 सालों से सुपर ब्रांड TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है हमारी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को लगातार
छठे साल यूनाइटेड किंगडम के सुपर ब्रांड के रूप में चुना गया है और दुनिया भर में आईटी सेवाओं में शीर्ष 3 ब्रांडों में यह शुमार है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टीसीएस के जो सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन हैं। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक जो फाउंडर मेंबर थे फकीर चंद कोहली, अभी कुछ ही दिन पहले निधन हुआ था। टाटा सन्स एंड जेआरडी टाटा। वर्तमान में टीसीएस देश भर में 30 स्थानों पर 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इसका जो कार्यबल है 54 राष्ट्रीयताओं के साथ युवा और यानी 54 नेशनलिटीज में यह है और ब्रिटेन के आईटी सेक्टर में महिलाएं 28% कर्मचारी हैं, जो कि 17% औसत से बहुत अधिक है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें एवं पुरस्कारों में। दोस्तों फोर्स लिस्ट यानी ध्यान रखेंगे कि विश्व की 100 ताकतवर महिलाओं में हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनके साथ साथ बाइकॉन इंडिया की चीफ किरण मजूमदार शाह और एचसीएल इंटरप्राइजेस की सीईओ रोशनी नाडार मल्होत्रा भी दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में शुमार की गई हैं और इस सूची में लगातार 10वें साल यानी लगातार 10वें साल सबसे पावरफुल लेडी जो है एंजेला मर्केल हैं दोस्तों, और जर्मनी की चांसलर हैं। 17th वार्षिक फोर्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। तो इसमें निर्मला सीतारमण का जो रैंकिंग है ये ध्यान रखिएगा 41, नडार का 55 एंड किरण मजूमदार शाह का 68 रैंक है दोस्तों। लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगतियानी को 98 रैंक मिला है। इसी तरह से ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अमेरिका की अभी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम सुना होगा, भारतीय मूल की हैं, पहली अश्वेत महिला हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंच रही है। इस सूची में 3रे स्थान पर हैं। और न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डर्न लगातार दूसरी बार हुई हैं, 2रे स्थान पर, यानी पहले पे एंजेला मर्केल, दूसरे पे जेसिंडा अर्डर्न हैं और 3रे पे हैं कमला हैरिस। ताइवान की राष्ट्रपति सई इंग वेन 37वें स्थान पर है। इन लोगों ने खूब सारा कोरोना पर कार्य किया है। और दोस्तों सूची में बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की अध्यक्ष मिलिंडा गेट्स 5वें स्थान पर हैं। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 7वें स्थान पर हैं। फेसबुक की मुख्य संचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग 22nd रैंक है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 39, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 46 और मशहूर कलाकार रिहाना 69, बेयोंसे 72 रैंक है। तो ये महत्वपूर्ण, ये लोग चर्चा में रहते हैं इसलिए इनका नाम लिया है। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में दोस्तों। क्रिकेट जगत से खबर है तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों तीसरा मैच तो हम लोग हार गए, लेकिन यह सीरीज हम 2-1 से जीत गए, तो यह एक सुखद पल है। तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को आखिरी T20 मैच में 12 रनों से दोस्तों मात दे दी है। तो इसमें यह सीरीज इस तरह से भारत ने 2-1 से अपने नाम कर ली है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पे 186 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया को जीत के लिए कितना 187 रन चाहिए थे, लेकिन वह 12 रन पहले यानी 20 ओवर में 7 विकेट गंवा के 174 रन बनाई, जिसमें कप्तान कोहली ने 85 रन की सबसे बड़ी पारी खेली। सबसे ज़्यादा रन भी यही बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिशेल स्वेप्सन ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट, और दोस्तों इन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया कि तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच मिशेल स्वेप्सन थे। और पूरा इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हार्दिक पांड्या को दिया गया। और दोस्तों हमारे देश के ही टी नटराजन इस 3 मैचों में उन्होंने टोटल 6 विकेट लिए हैं। उन्होंने सीरीज के पहले और अपने डेब्यू T20 में मैच में 3 विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू स्कॉट वेड ने 145 रन, जबकि विराट कोहली ने 134 रन बनाए। अब बढ़ते हैं 4 न्यू गेम्स इंक्लूडेड इन पेरिस ओलंपिक। जो लोग डांस करने के बहुत ही जो अच्छा डांस करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब ओलंपिक में ब्रेक डांस को भी शामिल किया जा रहा है। यानी दोस्तों ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में, ध्यान रखेंगे अभी जैसे 2020 का जापान की राजधानी टोक्यो में होगा, लेकिन
कोरोना की वजह से यह टल गया। अब 2021 में होगा, 2024 का पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में होगा। तो उसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेक डांस है, इसके अलावा स्केट बोर्डिंग है, ये भी ध्यान रखना, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और सर्फिंग को इन खेलों में शामिल किया गया है। तो इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में, इसको किस नाम से जाना जाएगा? ओलंपिक में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा, जैसा कि पिछली सदी के 8वें दशक में अमेरिका में कहा जाता था। पेरिस आयोजकों ने 2 साल पहले ब्यूनस आयर्स में यूथ गेम्स में सफल ट्रायल के बाद इसे शामिल करने का प्रस्ताव रखा, फिर बाद में आईओसी बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, आज हम लोग, जैसे कल दादा भाई नौरोजी, उससे एक दिन पहले महात्मा गांधी की चर्चा की थी, आज हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गरम दल के नेता, और ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, इंडियन नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर थे। दोस्तों, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये इन्हीं का तो कथन था। इनका उपनाम बाल लोकमान्य। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती बाई, पिता का नाम गंगाधर तिलक, पत्नी का नाम सत्यभामा बाई था और लोकमान्य तिलक के नाम से यह प्रसिद्ध थे। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1876 में पूना में गणित और संस्कृत में डेक्कन कॉलेज से स्नातक किया था। फिर 1879 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई को पूरा किया, अब मुंबई कहते हैं। इसके अलावा ये पूना में एक निजी स्कूल में गणित पढ़ाने का फैसला किया, जहां से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। दोस्तों, फिर अंग्रेजी भाषा में लोगों को शिक्षित करने के लिए 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखना, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तिलक ने मराठी में, ये बहुत बार आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो देखिए, केसरी को मराठी में लिखा था और मराठा को अंग्रेजी में लिखा था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से माध्यम से लोगों को जागृत करना शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक ने 1893, ये भी कई बार प्रश्न आया, ये भी वन ऑफ द मोस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो गणेश महोत्सव 1893, 1895 में शिवाजी, 2 महोत्सव का सार्वजनिक रूप। इससे क्या होता था कि इससे लोगों में अपने सब एक साथ एक मंच पे आते और इस तरह से अपने देश के प्रति भावना जागृत होती, इसलिए इन उत्सवों का आयोजन किया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वराज का नारा बुलंद किया। बाल गंगाधर थे, अब देखिए, इसमें गरम दल के नेता थे बाल पाल लाल, यानी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। यहाँ भी ये प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान रखना कि लाल बाल पाल में एकमात्र व्यक्ति कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो वो लाला लाजपत राय थे दोस्तों। और याद रखना कि 1907 में ये लोग जो है, अब गरम दल के नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वहीं पर गरम दल नरम दल में टूट हो गई और 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था, और वहीं पर कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। तो राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तिलक ने एक जन आंदोलन बनाना चाहते थे। यही कारण है कि उनकी जो राय थी नरम पंथियों से अलग थी। उन्होंने कहा, अनुनय विनय से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस तरह से 1907 में सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बंट गई और अंग्रेज इस स्थिति का फायदा उठाए और 1908 में इनको जेल भेज दिए, मांडले जेल। 6 वर्षों के लिए म्यांमार में मांडले जेल भेज दिया गया। और यही कारण है कि 1909 में अंग्रेजों ने पार्लियामेंटो रिफॉर्म ला दिया था। और दोस्तों, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और दोस्तों, यह महाराष्ट्र, बीदर, इन्हीं क्षेत्र में यह था, 4 जगहों पे था, ये ध्यान रखेंगे। जबकि यह एनी बेसेंट का जो था, मद्रास में उन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उसी समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। दोस्तों, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। इतने यह प्रभावशाली व्यक्तित्व थे कि मरने के बाद भी लोगों ने वह कोष में पैसे जमा किए। द आर्कटिक होम इन वेदास प्रकाशित किया, जो आर्यों की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह इस तरह से, यह महत्वपूर्ण इनके बारे में यह फैक्ट थे, ध्यान रखेंगे।
अब बात करते हैं आप लोगों के सेक्शन में, और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन हो गया है क्योंकि आप लोग इतना तेजी से उत्तर दे रहे हैं और इतना अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि जिसकी कोई मतलब प्रशंसा जितनी की जाए कम है। और आज उत्तर देने वालों में फिर वही नाम, सूरज उपाध्याय, क्लियर कॉन्सेप्ट, विक्की, अंजलि, पूर्वाशा गोस्वामी, संदीप, ओलेक स्वैनु, अदिति रानू, सौरभ चौधरी, विश्वजीत कुशवाहा, ज्ञान रंजन साहू, मिस्टर गौरव सिंह, दीपिका चिकाने, अश्विन प्रभा, सरबर्था बनर्जी, शुभम सेठ, शरीक अंसारी, सोनिका खंडेलवाल, संदीप यादव, मोहम्मद शोएब आलम, इतने लोगों ने आज अभी तक उत्तर दिया है। और आगे भी कोशिश करें, ये नहीं सोचे कि आज हम नहीं दिए तो छूट जाए, जरूर इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। तो आइए आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी हैं, या डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं, या प्रोफेसर कन्नन मौदगल्या हैं, या डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन हैं? निकोलस मादुरो, जुआन गुआइदो, ह्यूगो चावेज, या निकोलस सरकोजी। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन होंगे? माइक पोम्पियो, जनरल लॉयड ऑस्टिन, रिचर्ड ऑस्टिन, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? अंडर विच आर्टिकल इज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड? 216, 220, 223 या 226। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। क्वेश्चन नंबर 6, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, बेंगलुरु, या मुंबई, या नई दिल्ली। दोस्तों, शक्तिशाली महिलाओं की फोर्स सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? विच प्लेस डज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैव इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ पावरफुल वुमेन? 36 रैंक है, 39 है, 41 है, या 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन बना? मिशेल स्वेप्सन, हार्दिक पांड्या, टी नटराजन, या मैथ्यू स्कॉट वेड। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में, यहाँ पे हाँ ठीक कर लीजिएगा, न्यू गेम डिड पेरिस ओलंपिक 224 ज्वाइन, 2, 4, 5, 6 ब्रेक डांस भी ज्वाइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक मराठा नामक, यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कामा, मराठा नामक पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, या गुजराती में? तो इस तरह से यह 10 प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।